अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में है। हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या मुराद ली जाती है, इसकी अहमियत क्या है। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट शेप्स का, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ टूल होंगे, तो वो देखेंगे क्या-क्या टूल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जनाब, मेन हेडिंग होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो आप कैसे हासिल करेंगे, जो आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको, मैस ऑफ द पार्टिकल को स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल तक की जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर, और उस पार्टिकल के मैस को मल्टीप्लाई करो, और फिर वो जितने भी पार्टिकल रिजिड बॉडी में होंगे उनको ऐड करेंगे, और वो चीज आपके पास आई से डोनेट होगी। इसे हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, और रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए होगा। यानी आपके पास जाहिर है वो बॉडी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूम रही होगी। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि आई बराबर है समेशन आई 1 टू n है, यानी आपके पास 1 से n तक के तमाम जो आपके पार्टिकल थे उनका मैस और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को ऐड किया गया है, MI स्क्वायर। और आप इसे अगर समेशन ओपन करते हैं तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अप टू सो ऑन MN RN स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगर हम कहें कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बुनियादी तौर पे उस रेजिस्टेंस के बारे में बताता है कि एक ऑब्जेक्ट को जो आती है दायरे में घूमते हुए, यानी एक दायरा अपने एक कोई बॉडी दायरे में कितनी आसानी से घूम सकती है। तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ये रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, इसका उतना उसके लिए चलना मुश्किल होगा। अब इसमें दो चीजें हैं, मैस और आर डिस्टेंस। तो अब सोचो, आपके पास एक पत्थर है छोटा सा, आप धागा बांध के उसे घुमा देते हैं, मगर अगर आपके पास एक ईंट हो तो बताओ कि आप उतनी आसानी से घुमा पाओगे जितनी आसानी से पत्थर को घुमाया था? नहीं ना। रीजन, क्योंकि मैस बढ़ा, मैस के बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, इसका ना रेजिस्टेंस बढ़ गई, उसको घुमाना आपके लिए क्या हो गया, मुश्किल हो गया। अब इसी सोच पे जरा आर को देख लो कि आपने एक पत्थर बांधा हुआ था धागे के साथ, 1 मीटर का धागा है, आप उसको लेके घुमा रहे हैं, मगर अगर आप उसी धागे को 10 मीटर लंबा कर देते हो और अब आप उसको अपने हाथ में पकड़ के घुमाना शुरू करते हैं, तो क्या आप उसी आसानी से घुमा पाएंगे जैसे वो 1 मीटर वाले धागे को घुमा पा रहे थे? नहीं। आर के बढ़ने से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गई, उस बॉडी की रोटेशनल मोशन में चेंज लाना मुश्किल हो गया। बात समझ आ गई? यानी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो एक चलती हुई एक चीज को दायरे में घुमाना मुश्किल हो जाता है, या उल्टा कह लो कि एक दायरे में घूमती हुई चीज को रोकना मुश्किल हो जाता है। बात समझ आ गई? ये बिल्कुल वही किरदार है जैसे मैस लीनियर मोशन में करता है, ट्रांसलेशनल मोशन में यानी जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी भारी मैस है तो उसको हिलाना मुश्किल होगा, और हल्का मैस होगा तो उसे हिलाना आसान होगा। तो ये बेसिकली इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब हमें इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या पता चलता है, हमें मैस डिस्ट्रीब्यूशन पता चलती है कि बॉडी का जो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिहाज से मैस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये एक बेसिक एक कंसेप्ट आ जाता है इसमें। फिर एक रिजिड बॉडी के लिए इसकी ओवरऑल वैल्यू आई जब आप समेशन कर देंगे तो वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आप एक बॉडी को देख रहे हैं, एक एक्सिस उसका फिक्स कर दिया कि बॉडी इस एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगी, तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फिक्स हो जाएगी अतः के जब तक आप उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन की जगह ना बदलें। फिर आपके पास अगर हम कहें इसके एसआई यूनिट, तो एम और आर स्क्वायर है, मैस के लिए किलोग्राम आ जाएगा, आर के लिए मीटर आ जाएगा, तो मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर इसके एसआई यूनिट्स बन जाएंगे। अब जब मैं सादा मैस की बात करता हूं, यानी जिसे हम इनर्शिया बोलते हैं, उसकी एक सिंगल वैल्यू होती है। अब जो रोटेशनल इनर्शिया है यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये इसकी डिपेंड करेगा किस पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के आपके पास जो है उसकी लोकेशन पे, कि आप उसे कहां चुन रहे हैं। अगर आप उसकी जगह बदलेंगे तो आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज बदलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आपसे कहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालो, तो आप उसे सबसे पहले क्या कहेंगे कि भाई पहले मुझे एक्सिस ऑफ रोटेशन का बताओ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे है। एक्सिस ऑफ रोटेशन का पता चलेगा तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन कर पाएंगे।
आप जरा इस बात को एक और तरीके से समझते हैं। एक एग्जांपल है, लेट्स से आपके पास एक रॉड है, जैसे आपको फिग में दिखाई दे रहा है। अगर आप उसे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के गिर्द रोटेट करें, फिर आप उसे परपेंडिकुलर एक्सिस के गिर्द रोटेट करें, तो आप देखेंगे एक ही रॉड है, इसका ना सेम मैस इन्वॉल्व है, मगर इस रॉड को आपको लॉन्गिट्यूडिनली घुमाना आसान होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इस केस में रोटेशनल इनर्शिया छोटा है। जब रोटेशनल इनर्शिया कम होगा तो उसकी रोटेशन आसान होगी, जबकि इस तरीके से परपेंडिकुलर एक्सिस के गिर्द उसे रोटेट करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो नतीजा क्या निकला कि जिस ऑब्जेक्ट का स्मॉलर रोटेशनल ऑफ इनर्शिया होगा किसी एक्सिस के अलोंग, उसका आप उसे आसानी से घुमा पाएंगे उसके लिहाज से जिसका लार्ज रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक होगी बात? अब आगे चलते हैं कि रिजिड बॉडीज के मामलात आएंगे, आपके पास काफी सारी एप्लीकेशन आने वाली हैं, तो हमसे कहा जाएगा कि भाई इसका रोटेशनल इनर्शिया या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो। तो अब आपके पास रिजिड बॉडी होगी, ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, तो हम सब जानते हैं कि उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस टूल से निकलता है, I इज इक्वल टू समेशन I1 to n MI/RI स्क्वायर का। अब यहाँ पे जो एम आर स्क्वायर है यानी प्रोडक्ट है, वो हर पार्टिकल का अलग अलग देखेंगे, फिर उनको जमा कर देंगे। और आर आपको पता है ना कहां से देखना है, पार्टिकल से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक की दूरी को आर कहा गया है। अच्छा, अब अगर आपके पास जो रिजिड बॉडी है उसमें बहुत सारे पार्टिकल बिल्कुल साथ साथ हैं, तो इंतहाई छोटे छोटे हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम इसमें जो समेशन की सिंबल है उसे इंटीग्रल से रिप्लेस कर देते हैं, तब आपके पास I इज इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम आ जाएगा। हर पार्टिकल के लिए आप डीएम की वैल्यू ले लोगे तो आपके पास, मगर ये अब आपके जो टूल बन रहा है ये भी आपका यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया जिसे आप बोलोगे, ये कंटिन्यूस बॉडी के लिए अप्लाई होगा बात। अच्छा, एक तो ये टूल हो गया, हम एप्लीकेशन इससे हल करेंगे। फिर एक ये है कि आपके पास जो मैस है, अब उसको डेंसिटी के फार्मूले से भी सोच सकते हैं। डेंसिटी होता है मैस ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को अगर क्रॉस कर दें तो डीएम बराबर लिखा जा सकता है रो डीवी। अब अगर आपकी डेंसिटी कांस्टेंट है तो डेंसिटी को इंटीग्रल से बाहर निकाला जा सकता है, आर स्क्वायर डीवी आ जाएगा। डीवी क्या है? वॉल्यूम आपके पास जो आप आर यानी वॉल्यूमेट्रिक पैच बनाओगे अपनी शेप के, उसके लिहाज से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आमतौर पे जो सेंटर ऑफ मैस जैसे मैंने कहा आपके पास है, उसी को हम उसका यानी ओरिजिन चुन लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके गिर्द वो बॉडी क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। तो आपके पास इंटीग्रल 3 डायमेंशनल वॉल्यूम आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि चॉइस ऑफ जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी अहम हो जाएगी। हम इसके लिए यानी आपके पास को जो मैथमेटिकल वर्क करना है उसके एवेल्युएट करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहां पे चूज करेंगे, ओरिजिन पे चूज करेंगे। जितने भी मोस्टली आगे केसेस आने वाले हैं वहीं पे हम इसको लाई कर रहे होंगे। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। आपने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जिसे हम रोटेशनल इनर्शिया का नाम भी दे रहे हैं, उसका मैथमेटिकल टूल देखा, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखी। अब हमें पता चला कि रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो बॉडी को घुमाना मुश्किल है, या उल्टा कह लो घूमती हुई बॉडी को रोकना मुश्किल है। तो फिर अब हमारे पास आने वाले केसेस में हम स्फीयर, रॉड, देन आपके डिस्क, रिंग, मुख्तलिफ चीजों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे। उसके बाद फिर हम एक इसके लिए थ्योरम भी बनाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।